Hello, welcome back to this second edition of editorial analysis dated 3rd November 2020. दोस्तों ये जो लेख है जिसका टाइटल हमें दिख रहा है द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर इज एक्चुअली रिलेटिंग टू मेनी सब्जेक्ट्स। क्लियर, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक तो हमारा गवर्नेंस, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है। क्लियर, तो जो सब्जेक्ट है इस लेख का यह मल्टी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है और इसी की वजह से इसकी जो महत्वता है वह हमारे लिए बहुत ही बढ़ जाती है। दूसरी बात, यह लेख इतना अच्छा है, इतना माहिती से भरा पड़ा है कि यह लेख में हम लोग सिर्फ दो ही बिंदु की बात करेंगे, जिसमें लेख का निष्कर्ष विच मीन्स कंक्लूजन एंड कंटेंट, दो ही जो पहलू है वो शामिल होंगे। और जो रिसर्च जो है जो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं रही है इस आर्टिकल में, क्योंकि यह आर्टिकल जो है वह अपने आप में ही एक एनरिच्ड आर्टिकल है। कई सारे अहवालों की बात की गई है, कई सारे आंकड़ों की बात की गई है, उसके साथ साथ नई जो हमारी क्या व्यू रचना होनी चाहिए भविष्य में उसकी जो बात है वो भी यह लेख में दरअसल की गई है। तो मुख्य तौर पर हम लोग यह दो बिंदुओं की बात करेंगे। पहले कंक्लूजन देख लेंगे और उसके बाद हम लोग यह कंटेंट जो है उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए, यह पूरा लेख है जिसका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। क्लियर, लंबा चौड़ा लेख है जिसका टाइटल कह रहा है कि द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल्स क्लोजर। टाइटल देख के हमें लगता है कि कुछ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के संबंधी कुछ बात है और शाला में जो बच्चे हैं उसके पोषण के संबंधी बात होनी चाहिए, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। कोविड हैज एक्सैगरेटेड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये इसका सब टाइटल है। तो मूल में इसके कोविड है और कोविड से जो हमें हानि पहुंची है उसका भी जिक्र यहाँ हुआ है। और अकॉर्डिंग टू दिस राइटर्स, इन लोगों ने ऐसा कहा है या इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड ने जो बाल भूख और जो कुपोषण की जो परिस्थिति थी उसको और तीव्र बनाया है और उसके साथ साथ जो परिस्थिति है वह एकदम जो है नाजुक होती जा रही है। देखिए, राइटर हमें दिख रहे हैं जयश्री बी और गोपीनाथ आर, दोनों ही साउथ इंडियन राइटर्स है और दे आर फेलो एसोसिएट्स विथ MS स्वामीनाथन फाउंडेशन। क्लियर, प्रेजेंट टाइम में वे इस फाउंडेशन के साथ साथ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो एकदम ज़मीनी जो हकीकत है उन लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और आगे हम इन प्रश्नों से कैसे बाहर निकल सके ऐसे सॉल्यूशंस की भी बात की है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष अगर हम देखना चाहें इस लेख का, देखिए तो कोविड-19 की असर से चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का प्रश्न जो है वह तीव्र बन गया, वो हमने सब टाइटल में से लिया। चिंता व्यक्त करता हुआ ये लेख इस प्रश्न को खूब बारीकी से देखता है, माइन्यूटली। क्लियर, यह लेख में चिंता व्यक्त की गई है आज की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में और कहा गया है कि त्वरित अगर कोई कदम नहीं उठाए गए, मेजर्स नहीं उठाए गए तो परिस्थिति जो है वह और बदतर हो सकती है और खराब हो सकती है। भविष्य की नई योजनाओं के बारे में भी बात करता है यह लेख जो है, उसमें फ्यूचर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की भी बात हुई है और जिसका जिक्र जो है हम आगे हमारे सफर में करेंगे। उसके बाद लेख में कई अहवालों को आधारभूत बनाया है। वैश्विक जो संस्थाएं है, रेप्यूटेड संस्था है, जिसके द्वारा अलग अलग अभ्यास करके अलग अलग सर्वेक्षण करके जो अहवाल प्रकाशित किए जाते हैं वे अहवालों को यह पूरे के पूरे आर्टिकल में, पूरे के पूरे लेख में जो है आधारभूत बनाया गया है और उसके ऊपर ही चर्चा जो है वह की गई है, जिसकी वजह से परिस्थिति जो है वह और भी स्पष्ट हो रही है। क्लियर, तो ये बात हमने समझी लेख के निष्कर्ष की कि कैसे चिंता से भरा हुआ यह लेख है और अन्य जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, उन लोगों के द्वारा जो अहवाल प्रस्तुत हुए हैं उनमें जो परिणाम दिखे हैं वह परिणामों की यह लेख में बात हुई है बहुत बारीकी से। आगे की स्ट्रेटेजीज, भविष्य की जो व्यू रचनाएं है
उसके बारे में भी बात यहाँ की गई है। अब हम लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोविड-19 की वजह से जब हम भारत में अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन स्कूल बंदी या साला बंदी की बात करें, हमें समझना होगा कि अंदाजित हम 116 मिलियन यानी कि 11.6 करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं, उसके भविष्य की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और जैसे कि हमें मालूम ही है, हमें मालूम होना ही चाहिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वे बच्चे भारत में ही पाए जाते हैं। स्कूल जाते हुए बच्चे जो है वे भारत में ही पाए जाते हैं। लॉकडाउन यानी कि सालाबंदी के चलते विश्व को सबसे बड़ा साला भोजन कार्यक्रम, विश्व का सबसे बड़ा साला भोजन कार्यक्रम यानी कि स्कूल फीडिंग प्रोग्राम भी मृत्युशैया पर है। राइटर इज टॉकिंग अबाउट मिड डे मील स्कीम, जिसका बहुत ही अच्छा अभिनय है भारत के बच्चों में जो पौष्टिक स्तर है उसको बढ़ाने में, कुपोषण को दूर करने के लिए यह जो मिड डे मील स्कीम है उसकी जो भूमिका है वह नायक की भूमिका है। और आज के दिन कोरोना के चलते यह जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, यानी कि एकदम स्टैंड बाय मोड पे है। देखिए, मिड डे मील जो स्कीम है, यह स्कीम दरअसल भारत में बच्चों के पोषण दर व शिक्षण स्तर को बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका है, जिसकी हमने बात की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और थ्रू आउट इंडिया जो है स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उसको मध्याह्न भोजन देने की योजना जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसको लागू किया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस यहाँ हमारे पास कुछ मापदंड है कि प्रत्येक मील में प्रत्येक बच्चे को एलिजिबल चिल्ड्रन, यह कंडीशन होनी चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए प्रत्येक जो बच्चा है वह मध्याह्न भोजन लेने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मिड डे मील गाइडलाइन MDMS की जो मार्गदर्शिका है उसके मुताबिक प्रत्येक बच्चे को 450 किलो कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, मिनिमम यानी कि न्यूनतम 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन A इत्यादि मिलने चाहिए। यह माप जो है वह निश्चित है, पहले से ही पूर्व निश्चित किया गया है कि किस तरह जो बच्चे को जो भोजन प्राप्त होता है वह भोजन में से इतनी चीज़ें तो मिलनी होगी। यह माप बच्चों की पोषणीय जरूरत का 1/3 है। यह थोड़ी चिंताजनक बात है। ये जो माप है यह माप दरअसल 1/3 है टोटल ज़रूरियात का, टोटल डिमांड का। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे की यहाँ 450 मिल रहे हैं तो उसकी जो डिमांड होगी वह 1500 किलो कैलोरी रहेगी। यहाँ 12 ग्राम मिनिमम देने हैं तो 36 to 40 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होगा। क्लियर? कितना कम मिल रहा है, मगर फिर भी हमारी जो सरकार है वह कोशिश कर रही है और जितने हो सके उतने जो योग्य बच्चे हैं उन लोगों को मध्याह्न भोजन देने की कोशिश कर रही है। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो यह लेख में कई अहवालों को आधारभूत बनाया गया है जो कि विविध वैश्विक संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं आमतौर पर। देखिए, अब सर्वप्रथम सोफी रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 ताज़ा रिपोर्ट है जो कि FAO और अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है उसके द्वारा प्रदर्शित होता है। पहले उसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, तैयार होता है, फिर उसके द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। उसके मुताबिक एशिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड यानी कि कुपोषित, महत्तम पूरे विश्व में एशिया ऐसा खंड है, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां महत्तम कुपोषित लोग जो है वे रह रहे हैं
अप्रोक्सीमेटली अगर आंकड़े की बात करें तो 38 करोड़ है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज फिगर। और उसमें से भी भारत जो है उसका लायंस शेयर है। 38 करोड़ में से लगभग अब समझिए कि 18 to 20 करोड़ विल बी फ्रॉम आवर साइड, भारत से होंगे अकेले। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक आंकड़ा है। यह रिपोर्ट ने ऐसा रिवील किया, यह रिपोर्ट परिणाम स्वरूप हमें ऐसा मालूम हुआ कि पूरे विश्व में 8 से 13 करोड़ जो लोग हैं वे लोग भूख का शिकार होने वाले हैं, हंगर का शिकार होने वाले हैं। ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। और 8 से 13 करोड़ लोगों में से अधिकतम जो होंगे वे एशिया में होंगे, और एशिया में से अधिकतम जो होंगे वे इंडिया में होंगे। तो एक्चुअली दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। उसके बाद इस अहवाल से बहुत ही चिंताजनक जो दृश्य है वह हमारे सामने आता है। यह जो आंकड़े हैं वे आंकड़े सामान्य नहीं है, बहुत ही जो है जास्ती आंकड़े हमें लगते हैं। उसके बाद दूसरा अहवाल यहाँ लेखक ने लिया है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, विच इज पब्लिश्ड जॉइंटली बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर हाई लाइफ। क्लियर, यह दोनों संस्थाएं हैं, NGOs है, और उन लोगों के द्वारा सर्वेक्षण करके यह जो पूरा का पूरा सूचकांक है वह प्रदर्शित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, भारत जो है उसका जो स्थान है वह 94th है आउट ऑफ 107, विच इज़ वेरी बैड। बहुत ही खराब परिस्थिति हमें दिख रही है। हमारी जो कैटेगरी हमको दी गई है वह दी गई है सीरियस, यानी कि गंभीर। और रैंकिंग में हम लोग हमारे पड़ोसियों से कई ज़्यादा पीछे हैं। पड़ोसियों में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का हम उल्लेख कर सकते हैं। तो इस मापदंड में हम लोग अपने पड़ोसी से कई ज़्यादा पीछे हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो हंगर है उसका प्रमाण जो है वह कितना तीव्र होगा। देखिए, अगर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन विच इंडिकेट्स under nutrition in population and wasting, stunting and mortality in children below 5 years of age, यानी कि इन्फेंट। जो इन्फेंट बच्चे होते हैं उन लोगों का जो मरण दर होता है, मोर्टेलिटी रेट होती है, उन लोगों में स्टंटिंग का जो रेट होता है यानी कि वामन, वेस्टिंग का जो रेट होता है, यह रेटों के ऊपर इन लोगों के द्वारा जो है अभ्यास किया जाता है और यह जो सूचकांक है उसको तैयार किया जाता है। तो मेनली हमें याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उसको फोकस करता है और उसकी जो परिस्थिति है उसके बारे में हमें वाकिफ करवाता है। तीसरा जो यहाँ अहवाल है जिसका जिक्र लेखक ने किया है वह है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FSI का एक बुलेटिन आता है, यानी कि मैगजीन है। उसका नाम आई थिंक फूड बुलेटिन है, और उसमें यह जो माहिती है वह प्रकाशित हुई है। मिड डे मील स्कीम के तहत राशन का जो उठाव है उसके आंकड़े दिए गए हैं। उसमें कंपैरिजन दी गई है प्रीवियस ईयर की और दिस करंट ईयर की। 2009 का सेम पीरियड लिया गया है, अप्रैल मई का, और सेम पीरियड 2020 का लिया गया है। देखिए, इसमें हम लोग जो है भेद देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो 2019 में 281,000 टन्स ऑफ ग्रेन was consumpted, and in year 2020 it reduced to 221,000 tons of grains, which means 60,000 tons of grains were less used during this period. तो इसका सीधा साधा मतलब है कि इतना कम खाना बच्चों के तक पहुंचा है जो योग्य है मिड डे मील लेने के लिए और जिन लोगों का हक है। तो यहाँ भी हमें छिपा कुपोषण जो है वह दिख रहा है। यहाँ नीचे उसका डिफरेंस भी दिया गया है हमें कैलकुलेट करके, 22% और 60,000 टन्स लेस, which is actually a huge figure. अगर हम बिहार की बात करें, पूरे भारत की तो एक स्टेट की बात करनी हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहेगी, मगर फॉर वन एग्जांपल हम बिहार की बात करें तो बिहार का अगर हम ऐसे ही जो है कंपैरिजन करें 2019 और 2020 की, तो हमें मालूम पड़ेगा कि 2019 में बिहार ने समथिंग 45,000 टन्स अनाज जो है वह उठाया था, ऑफटेक किया था,
उसके बदले में 2020 में सेम पीरियड में इट वाज 0. No grains were acquired by the agencies to provide in the midday meal scheme. So this is actually a worrying, alarming figure. ऐसी परिस्थिति पूरे भारत में है, पूरे भारत के सभी राज्यों में है, और इसकी चिंता ही लेखक को हमें दिख रही है पूरे लेख में. उसके बाद अन्य माहिती व संचार माध्यम के अहवाल अनुसार साला में एमडीएमएस के तहत जो राशन दिया जाता है वह अनियमित है, विच मीन्स इरेग्युलर. और हमें कई सारे ऐसे भी रिपोर्ट मिलता है कि यह एमडीएमएस में पूरी चेन में करप्शन होता है. जो ग्रेन्स होते हैं वे अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, एकदम लोअर क्वालिटी के होते हैं, चीप होते हैं. ये तो ऐसे जो दाग है वे लगता है, और इसीलिए लेखक ने सिर्फ एक ही शब्द यहाँ प्रयोग किया है, अनियमित. अनियमितता में कोई भी रूप में दिख सकती है. उसके बाद दूसरी चिंताजनक बात यह है कि कई सारे बच्चे मजदूरी करने लगे. कोरोना की वजह से कुटुंब की आय जो है वह कम हुई उस घाटे को पूरने के लिए. तो यह भी एक बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर चिंताजनक बात है. और हाल ही में आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हाउ आर यू डीलिंग टू प्रोवाइड या टू सप्लाई मिड डे मील स्कीम्स टू द एलिजिबल चिल्ड्रन. कि जो योग्य बच्चे हैं उन लोगों को गर्मा गर्म मध्याह्न भोजन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए गए हैं. क्लियर, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट in context to the problem mentioned above. यहाँ जो प्रॉब्लम मेंशन हुई है वही कॉन्टेक्स्ट में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बहुत ही कड़क शब्दों में, बहुत ही कठोर शब्दों में पूछा था. उसके बाद नई राहें हमारे लेख का सब टाइटल है, जिसमें इनोवेटिव जो स्ट्रेटेजीज है यह पूरे मैकेनिज्म के साथ लड़ने के लिए, यह पूरे मैकेनिज्म को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसकी बात यहाँ की गई है. कई विशेषज्ञों के द्वारा भी बात की गई है जिसका जिक्र जो है लेखकों ने लेख में किया है, मगर हमारे लिए यहाँ वो करना उचित नहीं है, उचित से ज़्यादा ज़रूरियतपूर्ण भी नहीं है, इसलिए हम लोग वह अवॉइड करेंगे. हम लोग सिर्फ उन लोगों की जो स्ट्रेटेजी है उसकी चर्चा करेंगे. कई विशेषज्ञों के ने सूचन दिए है. पहला, छोटे कृषक कुटुंब को एमडीएमएस में भागीदार बनाना चाहिए. स्मॉल लोकल हाउस होल्ड्स जो होते हैं उन लोगों को एमडीएमएस की पूरी जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसमें भागीदार बनाना चाहिए. जो अनाज, सब्जी, अंडे इत्यादि प्रोटीन व छिपी भूख को मिटाए. इन सब सारी चीज़ों को देके प्रोटीन को और छिपी भूख को ये लोग मिटा सके. एक विकेंद्रित ढांचे की ज़रूरत है जो ग्रामीण अर्थतंत्र को जीवंत बनाए. विकेंद्रित, एक डिसेंट्रलाइज्ड जो मैकेनिज्म है वह लागू करना होगा, जो कि पूरे स्थानिक अर्थतंत्र को एक नया जीवन प्रदान करे, जीवंत बनाए, यानी कि वाइब्रेंट बनाए. आत्मनिर्भर पोषण का उद्देश्य हासिल करने में भी मदद करे. आत्मनिर्भर पोषण, सेल्फ सफिशिएंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर, ये भी एक हमारा उद्देश्य है, और वह उद्देश्य तक पहुंचने के लिए यह जो मैकेनिज्म है यह हमारी मदद 100% कर सकता है. क्योंकि पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक गांव जो हो, गांव की जो स्कूल हो, वहाँ जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चल रहा हो, वह कार्यक्रम में उपयोग में आने वाली सभी जो चीज़ें हैं वह अपने ही गांव से आएगी. तो स्वाभाविक है कि अर्थतंत्र जो है वह थोड़ा जीवंत बनेगा, अच्छा बनेगा. आज के समय क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टॉक पूल है, वेयर हाउस है, वहाँ से जो चीज़ वस्तुएं निकलती है वह पहुँचती है बच्चों के स्कूल में, बच्चों के पेट में. क्लियर, उसका प्रत्यक्ष कोई लाभ जो है वह स्थानिक अर्थतंत्र को नहीं मिल रहा है, मगर ऐसा करने पर स्थानिक जो अर्थतंत्र है उसमें एक जो है एक जान आ सकती है,
वहाँ की जो रोजगारी है वह रोजगारी के रूप का पूरा रूपांतरण हो सकता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे फायदे हैं यह मॉडल जो है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल उसको लागू करने में। उसके बाद दूसरा जो रास्ता है हमारे पास वह है स्कूल न्यूट्रिशन यानी कि किचन गार्डन अंडर MDMS। देखिए, इस योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए ताज़ा सब्जी दी जाए। ताज़ा सब्जी जो है वह लोकल कृषक जो छोटे छोटे कुटुंब होते हैं उन लोगों की तरफ से दी जाए, तो उन लोगों को बदले में पैसे मिलेंगे तो उन लोगों की जो खरीद शक्ति है उसमें इजाफा होगा। इस तरह पॉवर्टी जो है वह इरेडिकेट होगी। हम लोग गरीबी का भी उन्मूलन कर सकते हैं इस तरह से। यह भी ध्यान रखा जाए कि योग्य बच्चों को गर्मा गर्म भोजन दिया जाए। यस, ताज़ा सब्जियों के साथ साथ जो भोजन होता है मध्याह्न का वह गर्मा गर्म दिया जाए योग्य बच्चों को, ऐसा प्रावधान है और इसका ध्यान जो है वह आवश्यक रूप से रखना होगा हमें। पूरे विश्व में पढ़ाई के अलग अलग तरीकों को खोजा जा रहा है। भारत के लिए पढ़ाई के साथ प्रत्येक योग्य बच्चे को खाना मिलना आवश्यक है। खाने के साथ पौष्टिक तत्व भी मिलना इतने ही ज़रूरी है। सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, खाना गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और जो है पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, तभी तो उसका जो एक फ़ायदा है वह अच्छे रूप से अपने बच्चों को मिल सकता है। क्लियर? तो दिस वाज द होल लेक्चर विच इज़ एक्चुअली रिलेटिंग टू मैनी सब्जेक्ट्स ऑफ आवर सिलेबस, जिसका जिक्र हमने इसके शुरुआत में ही किया। तो इस टाइम इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अन्य विषय के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड UPSC।